हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। वीक स्टडी हॉल की क्लास ऑनलाइन चल रही है। समाज से जुड़े हुए आज नई क्लास है। देखिए, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं समाज से जुड़ी हुई, ठीक है। तो आज हम उससे जुड़े हुए कुछ अंतर लाए हैं और उसके साथ साथ हम इसके इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, वो वहाँ उससे हम कहाँ तक सीमित है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हर चैप्टर वाइज होती रहेगी, इससे आप वेट भी कर रही है। तो समाज से जुड़े कुछ अंतर भी आ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि अपवाद या फिर वाद विवाद वाली स्थिति तो हर जगह रहती है, हर चैप्टर में लगभग रहती ही है। लेकिन जैसा कि हमने समाज पढ़ा है, हमने अगर उसे कितना अच्छे से समझा है, उसके लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। और उससे पहले हम जानेंगे अंतर कि समास में जैसा हमने पढ़ा वैसा ही होता है या फिर कुछ स्थिति डाउट वाली भी आ जाती है, तो वो डाउट भी हमें क्लियर इसी में ही करने हैं, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरुआत जो हुई है, देखें, कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास। हालांकि जो पिछली वीडियो थी वो बहुव्रीहि समास तक लास्ट हो गई थी और बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिले थे उसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि समझने वाले ना एक ही बार चैप्टर को समझ लेते हैं, जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो वो एक ही बारी में क्लियर कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल क्या आती है जब हम अपना ध्यान भटका लेते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है, बस अब फिर नहीं देखेंगे, फिर नहीं। चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से समझिए। मेन है समझ में आना। आई होप कि मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है, और हर किसी को डिस्क्रिप्टेड बताया था, तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास, इनके मध्य में क्या अंतर है। देखिए, ये बात आ रही है समास से जुड़े हुए अंतर की बात करें। प्रश्न उत्तर तो बाद में, पहले हम अंतर देख लेते हैं। क्योंकि चैप्टर हमने समझ लिया है कि क्या समास की परिभाषा थी, समास के भेद की क्या परिभाषा थी, क्या कहना चाहते थे हमसे। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि, कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द हमें मिलता है, एक सामासिक पद या समस्त पद हमें मिलता है, और उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा उस शब्द में एक ही समास हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है हमें एक समस्त पद मिल गया और उसमें हमारे 2 समास आ रहे हो, तो वहां पर वरीयता किसको देनी है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की सबसे मेन पहचान ये है कि विशेषण और विशेष्य आने चाहिए, उपमान या उपमेय आने चाहिए। अगर एक किसी की विशेषता बता रहा है तो दूसरा उसको उस विशेषता को बताने वाला होना चाहिए, वो कर्मधारय के अंतर्गत जाएगा। और बहुव्रीहि समास में हमने बात की थी, सीधा सीधा एक वर्ड में अगर अर्थ करें तो विशेष प्रचलित योग रूढ़, ये स्थिति आएगी, ठीक है। अब एक शब्द आया है कुमति। कुमति, तो कु का अर्थ तो हुआ है बुरे से और मति का अर्थ हुआ बुद्धि। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं, जब कुमति का विग्रह करते हैं, कुमति का विग्रह बुरी है जो मति कह सकते हैं। और मति के बारे में बताया जा रहा है, मति की विशेषता, बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है, क्या कैसी है, सु है या कु है, अच्छी है या बुरी है, तो कु है, तो कुमति। ये विशेषण और विशेष्य वाली स्थिति आ गई, ठीक है। तो बुरी है जो मति, जब है जो वाली स्थिति आ जाएगी विग्रह करने में, तो वहां पर कर्मधारय समास ही होता है। इसका विग्रह के चिन्ह ये वाली स्थिति आ जाती है जो, जैसे हम कहते हैं नीलकमल, नीला है जो कमल, ठीक है। इस तरह से पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, इस तरह से बात आएगी। तो है जो वाली कंडीशन में बीच में ज्यादा रहती है, वहां पर सीधा सीधा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो कुमति बुरी है जो मति, यहां हो गया कर्मधारय समास, मति की विशेषता बताई गई। तो विशेषण और विशेष्य जहां भी होगा वहां पर कर्मधारय समास भी होगा। इसके अलावा यदि हम दूसरे तरीके से देखें, कुमति, अब सबकी मति तो कु नहीं होती ना, बुरी नहीं होती है ना, ये क्या पता है कहीं अलग हो। अब अलग का मतलब अब अच्छे में, गुड सेंस में भी जा सकता है और बैड सेंस में भी, ठीक है। तो कुख्यात होता है या विख्यात वाली स्थिति आ जाती है। नाम जो होता है किसी भी इंसान का, वो 2 बातों में होता है, तो अच्छाई में होगा या फिर बुराई में होगा। लेकिन अच्छाई में हो या बुराई में हो, अलग तो हो गया ना, वो एक विशेष में तो बात चली जाती है ना, ठीक है। जब बात आती है तो बात में उसका अलग ही नाम हो जाता है। तो अलग वाली स्थिति, विशेष वाली स्थिति, वो सब किसमें जाती है, बहुव्रीहि समास में जाती है। देखिए, बुरी है मति जिसकी, है जिसकी वाली कंडीशन जिसमें भी आ जाती है, बुरी है मति जिसकी। अब सबकी ऐसी नहीं होती है, कोई विशेष ही होगा, बैड सेंस में कोई अलग ही जा रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास भी होगा।
अब बहुत से ये कहते हैं कि अगर ये ऑप्शन आ गए तो हम किसको वरीयता देंगे, कर्मधारय को वरीयता देंगे या बहुव्रीहि को। तो देखिए अव्वल तो पहली बात के दो ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे जब ऐसी स्थिति, क्योंकि पेपर बनाने वालों को मालूम है कि ऐसे विभाग छिड़ेगा कुमति, या तो हम इसमें दो समास हो रहे हैं, कर्मधारय हो रहा है बहुव्रीहि, तो वो एक को हटा देंगे। ऑप्शन में ये कर्मधारय होगा तो बहुव्रीहि नहीं होगा, और बहुव्रीहि हुआ तो फिर कर्मधारय नहीं होगा। जब वाद विवाद वाले प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें फिर ऐसे ही रोकना पड़ता है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। अगला देखते हैं वीणा पानी। अब यहाँ पर वीणा पानी की क्या बात है, वीणा पानी, पानी का मतलब यहाँ पर हुआ हाथ, और वीणा तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, यंत्र है, वाद्य यंत्र है। पानी में है जो वीणा, पानी का मतलब यहाँ हाथ में है जो वीणा। वीणा की क्या विशेषता है कि पानी में है जो वीणा, तो वीणा की विशेषता बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है विशेषता बताने में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम इन दोनों को मिलाकर के देखें और कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा देख लेते हैं। वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, आप सबके हाथ में तो वीणा ऐसे नहीं देखेंगे ना कि हर आम व्यक्ति जो है उसमें वीणा दिखाई दे रही है। सरस्वती, वीणा पानी, ठीक है, तो वीणा है पानी में जिसके, हाथ में जिसके, सरस्वती की बात जा रही है। विशेष की तरफ अर्थ चला गया तो जब ये खुद ही विशेष बन जाए तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगर विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय, लेकिन खुद ही विशेष है, खुद ही विशेष के रूप में आ जाए तो फिर बहुव्रीहि समास हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए वृकोदर। वृक थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ मोटा है, इस ऐसी वृक का कंडीशन आ जाती है ऐसा करके। उदर का मतलब होता है पेट, उदर का मतलब पेट। अब वृक है जो उदर, उदर की विशेषता भी तो बताई जा रही है। अगर एक तरह से देखा जाए उदर कैसा है, उदर कैसा है, तो वृक, वृक है जो उदर, ये है जो आने की कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। वृक है जो उदर, उदर पेट की विशेषता बता दी गई। अब दूसरी बात आती है कि वृक है उदर जिसका, ये किसी तीसरे के अर्थ में भी तो जा रहा है। वृक है उदर जिसका, तो वृक है उदर जिसका भीम का बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। तो कर्मधारय समास क्या करता है, विशेषता बताता है, लेकिन बहुव्रीहि समास खुद विशेष बन जाता है। बहुत ही थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है, बहुत कम अंतर है। कर्मधारय जो विशेषता बता दे और बहुव्रीहि जो खुद ही विशेष बन जाएगी, मैं ही विशेष हूं, लेकिन ये किसी की विशेषता बताएगा। यहाँ इसने मति की विशेषता बताई तो कर्मधारय हुआ, लेकिन कुमति खुद अपने में विशेष, उसने किसी को विशेष बना दिया तो बहुव्रीहि भी हो गया, ठीक है। वीणा पानी, वृकोदर, ये स्थिति तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में इस तरह के अंतर मिलेंगे। आपको बहुत ध्यान से समझ के जवाब देना होगा एग्जाम टाइम में। आगे देखें, अब बात आती है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। हालांकि ये जो कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये सब तत्पुरुष समास के ही अन्य भेद आ जाते हैं, लेकिन अपना थोड़ा विस्तार ज्यादा लिए हुए हैं तो इन्हें अलग रख दिया जाता है। तो समास के मुख्यतः 6 भेद ही बताए जाते हैं। अब द्विगु समास, कभी कभी क्या होता है, द्विगु समास तो हम ठीक है कह रहे हैं, लेकिन वो द्विगु समास जो है कभी कभी विशेष रूप ले लेता है। दशानन, पंचानन, दशमुख, ये सभी आपने सुने होंगे। चतुर्भुज, ये सारे ही नाम आपने सुने होंगे। हालांकि संख्या तो बता रहे हैं, लेकिन संख्या बताते बताते वो किसी को विशेष भी कर रहे हैं, विशेष भी बना रहे हैं। देखिए द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होगा, हमने ये बात कही थी। वो बहुव्रीहि समास फिर वही वाली बात आ गई कि संख्या भी है तो भी विशेष कर रहा है। कैसे, यहां बात आई है त्रिफला, क्या बात आई है, त्रिफला। तो त्रिफला का अब हम विग्रह करेंगे तो 3 फलों का समूह, जब समूह की स्थिति बताई जाएगी, पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होगा, 3 फलों का समूह, तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है तो जाहिर सी बात है ये जाएगा द्विगु समास, 3 फलों का समूह। लेकिन कभी कभी अगर हम दूसरा अर्थ देखें तो 3 फलों वाला, 3 फलों वाला, वाला वाली है जिसकी ये सारी कंडीशन बहुव्रीहि में आती है, तो 3 फलों वाला अगर हम कहते हैं, इसका विग्रह करते हैं तो वो जाएगा बहुव्रीहि समास में। अगर है तिरंगा तो 3 रंग, तो 3 रंगों का समूह की यदि बात आ जाए,
तीन रंगों का समूह तो जाहिर सी बात है वो द्विगु में जाएगा। लेकिन तिरंगा को यदि हम देख लें तो तीन रंगों वाला क्या होता है तिरंगा, और तिरंगा जो है वो बहुव्रीहि में। अब बहुव्रीहि में क्यों जाएगा, क्योंकि हर देश का झंडा जो है वो तिरंगा नहीं है। एक भारत का राष्ट्रीय ध्वज विशेष की तरफ चला गया ना, तिरंगा की जब भी बात आएगी तो अपना देश अलग ही आ जाएगा इसमें, तो विशेष है तिरंगा। अगर देखें तीन रंगों का समूह तो ठीक है द्विगु, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो तीन रंगों वाला जो है वो बहुव्रीहि में भी जाता है, विशेष बना रहा है। अगला देखें त्रि और नेत्र, तो तीन नेत्र तो समझ में आ रहा है, तीन नेत्रों का समूह जो है वो सीधा सीधा द्विगु समास में जाएगा। अगर द्विगु समास ऑप्शन में नहीं है तो त्रिनेत्र की यदि हम बात करें तो तीन नेत्र हैं किसके हैं तीन नेत्र, शिव जी के, ठीक है। त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके, तो शिव जी यहाँ पर विशेष हैं, योग ऋण है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अंतर समझ में आया हो, एक तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, दूसरा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। देखिए कभी भी कोई बात कही जाए उसका सिर्फ सीधा सीधा एक अर्थ नहीं निकलता, जो हमने सोचा जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसी तरीके से हमसे पूछ रहा है, उसका कोई और भी तरीका हो सकता है पूछने का, ठीक है। तो आपको उसी लेवल से तैयारी करके रहनी है, सिर्फ ये नहीं कि एक बात आपको पता है तो आप उसी से सीमित हो जाए, नहीं, आपको सामने वाले का भी सोचना पड़ेगा उसने किस तरीके से पूछा है, तो इस तरह से ये अंतर हो जाता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो प्रश्नोत्तर थे, प्रश्नोत्तर से जुड़े हुए हम सवाल देखते हैं। यहाँ कुछ सामासिक पद दिए जा रहे हैं जिनका सही विकल्प का चयन आपको करना है। सही विकल्प का चयन देखिए, पहला आया है पंचाग्नि, पंच अग्नि का समूह या पंच अग्नि का समाहार। पंच पूर्व पद संख्यावाची होगा, ठीक है, तो द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। पंचाग्नि जैसे त्रिभुवन, त्रिकोण, चतुर्भुज, तो यहाँ पर बात आएगी द्विगु समास की, द्विगु समास यहाँ पर सही जवाब होगा पंचाग्नि। धीरे धीरे क्या करेंगे इसमें, धीरे धीरे एक ही अर्थ दे रहे हैं, बार बार, धीरे धीरे, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ये जितने भी शब्द आने थे किसमें आने थे, अव्यय, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, धीरा धीरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस धीरे धीरे अव्यय है, कुछ कम नहीं होगा, धीरा धीरा नहीं होगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व नहीं कह सकते, हालांकि यदि चिन्ह से जुड़ा है, लेकिन द्वंद्व नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों ही एक ही अर्थ दे रहे हैं, धीरे धीरे। कर्मधारय नहीं कहेंगे, कोई विशेष्य नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, द्विगु नहीं कहेंगे, कोई संख्यावाची शब्द नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, बेशक, ये सब। आशातीत, आशा से परे वाली स्थिति आ जाती है। आशातीत में कौन सा कहेंगे, आशातीत अव्ययी भाव नहीं हो सकता है, इसमें आपका जवाब होगा तत्पुरुष समास। कर्मधारय नहीं है, द्विगु नहीं है, ये द्विगु की पहचान आप अच्छे से जानते हैं, कर्मधारय की पहचान आप अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा आशातीत। कपड़क्षण, ज्यादातर जितने भी, अगर मान लीजिए जैसे अव्ययी भाव में कर्मधारय द्विगु अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो ज्यादातर सब कुछ किस में जाता है, तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास के ही सारे भेद, इतने सारे भेद पढ़े थे हमने, ठीक। तो कपड़क्षण की जो स्थिति है, कपड़क्षण वाली स्थिति, तो ये जाएगा तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव नहीं है इसमें, कर्मधारय भी नहीं नजर आ रहा है, द्विगु भी इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो कौन सा है कपड़क्षण में, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला देखें, कामचोर, कामचोर, कामचोर की स्थिति क्या रहेगी, अव्ययी नहीं आएगा, बहुव्रीहि भी नहीं है, तत्पुरुष, द्वंद्व, ये भी तत्पुरुष समास होगा। जब कभी कुछ भी ना समझ में आए वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही जाएगा, ठीक है। कामचोर, कामचोर की स्थिति किसमें रहेगी, कौन सा समास है इसमें, कामचोर में तत्पुरुष समास है। आगे देखें, यशाप्यश, अब जब यश वाले आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या करेंगे। यशाप्यश अव्ययी भाव है,
द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है। सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं, अगर तोड़ हो रहा है तो देख लीजिए। यश और अपयश। यश का मतलब होता है प्रशंसा, अपयश का मतलब होता है निंदा, बुराई, कुख्याति। यश का मतलब विख्याति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, लेकिन अपयश जो है वो बैड सेंस में जाता है। ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। तो यश और अपयश तो मिलकर के बना दिया यश अपयश। यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो संधि कौन सी हो रही है, अ और आ मिलकर के आ बन रहा है। तो ये दीर्घ संधि स्वर संधि पड़ी थी इससे पहले, ठीक है। तो ये संधि यहाँ पर होगा। इसके अलावा यश अपयश में अगर बात करें समास, तो समास कौन सा है, यश और अपयश। यश या अपयश भी हो सकता है। तो ये होगा भाई द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास होगा। यशापयश में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आगे देखें, न्यूनाधिक। न्यूनाधिक में अगर इसको देखें, यहां से तोड़ते हैं। न्यूनाधिक में सबसे पहली बात तो इसमें संधि कौन सी, न्यून और अधिक। तो यहाँ देखिए अ और आ मिलकर के आ बना दिया, वही दीर्घ संधि स्वर संधि की बात आ रही है यहाँ पर। न्यूनाधिक, न्यून का मतलब कम और अधिक का मतलब ज्यादा। कम भी है और ज्यादा भी है, और वाली स्थिति आ गई, या फिर या की स्थिति भी आ सकती है। कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, न्यून चाहिए या अधिक चाहिए, ठीक। तो या वाली स्थिति और वाली स्थिति सब किस में जाती हैं, सब द्वंद्व समास में जाती हैं। ये भी जरूरी है और ये भी, दोनों ही पद प्रधान होंगे। अगर हमेशा अधिक 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 मिले तो भी नुकसान है, अगर हमेशा न्यून न्यून मिले तब भी नुकसान ही है, ठीक। इसलिए न्यून भी अपने में प्रधान है और अधिक भी, दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों का अपना महत्व होगा। तो जाएगा द्वंद्व समास में। द्विगु यहाँ पे कुछ नहीं है, कर्मधारय यहाँ पर कुछ नहीं है, अव्ययीभाव भी इसमें नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास बिल्कुल सही जवाब है। सुरासुर, सुरासुर में क्या करेंगे, सुरासुर में कौन सा समास, ऑप्शन है द्विगु। द्विगु में हमें संख्या नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तत्पुरुष वाली स्थिति भी इसमें नजर नहीं आ रही है, अव्ययी भाव भी। क्या करेंगे इसमें, सुरासुर, इसको तोड़ते हैं, सुर और असुर, ये बात आ रही है इसमें, सुर और असुर। तो ये अ और आ मिलकर के बन गए आ, दीर्घ संधि स्वर संधि वाली बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति अगर देखी जाए तो ऑप्शन यहाँ थोड़े से गलत होगा। सुर देवता, असुर राक्षस वाली स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत है। द्वंद्व समास यहाँ होगा, इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। ये वाली स्थिति नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा ये, ठीक है। सुर या असुर, थोड़ा सा प्रिंट में ऐसा हो गया, सुर या असुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, एक दूसरे के विपरीत है। आगे देखें, यथा साध्य साधना के अनुसार, यथा, यथा क्रम भी हो सकता है, यथानुसार भी हो सकता है, यथा साध्य यहाँ पर हो गया। तो बाद के पद चेंज होते जा रहा है, लेकिन जो शुरू का पद है, पूर्व पद है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो व्यय नहीं हो रहा है। जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। तत्पुरुष यहाँ नहीं है, बहुव्रीहि से नहीं कहेंगे, द्वंद्व भी नहीं है, तो ये आ जाएगा अव्ययी भाव समास में, यथा साध्य साधना के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, यथानुसार, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यथा अव्यय, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, बदलेगा नहीं। तो यथा साध्य में अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। अगला देखें, कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन में कौन सा समास करेंगे भाई, कृष्णार्जुन। इसमें भी कोई वाली बात, दीर्घ संधि स्वर संधि, अगर संधि, क्योंकि एक मैंने कहा था ना कि एक शब्द आपको मिल जाए तो आप उसके कई तरीके से अर्थ, सारी तैयारी रख लीजिए। इसमें समास भी पूछा जाएगा, इसमें संधि भी पूछी जाएगी। तो कृष्णार्जुन को अलग करें तो कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन की बात आ रही है, अव्ययी भाव इसमें नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, दो अलग आ गए ना इसमें, ठीक। कर्मधारय विशेषता नहीं बताई जा रही है।
दोनों ही पद प्रधान है, कृष्ण भी और अर्जुन भी, तो दोनों ही पद प्रधान होने का मतलब है द्वंद्व है, द्वंद्वी आपस में, ठीक है, आपस में दोनों ही पद प्रधान, कृष्ण भी और अर्जुन भी। तो कृष्ण अर्जुन में अगर समास पूछा जाए तो द्वंद्व समास, और इसमें अगर संधि पूछ ली जाए तो स्वर संधि की दीर्घ संधि। अगला देखिए चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा हो कर्म धारे है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है। सबसे पहली बात तो हमें जो शब्द मिला है ना, हम पहले उसका अर्थ देख लेते हैं। चक्षु, अब चक्षु को थोड़ा बहुत से ऐसे शब्द देख के घबरा जाते हैं, घबराने की तो बिल्कुल भी कोई जरूरत ही नहीं है घबराने की। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को तोड़ लीजिए, सबसे अच्छा है हिंदी का तोड़। कितना भी मुश्किल शब्द आ जाए, कितना भी मुश्किल शब्द आ जाए, आप उसको तोड़ लीजिए। आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। तो देखिए चक्षुश्रवा, चक्षु किसका पर्यायवाची है? आई होप कि आपने हिंदी में पर्यायवाची तो पढ़े होंगे, ठीक है। हिंदी में पर्यायवाची अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जिसने पर्यायवाची पढ़ रखी है, जिसने पर्यायवाची बढ़िया तरीके से याद है ना, जिसे वो उसकी हिंदी बढ़िया। चक्षु, और ये आ रहा है श्रवा। चक्षु का मतलब होता है लोचन, दृग, अक्ष, अक्षी, आंख। चक्षु, आंख, लोचन, चक्षु पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा। तो ये आंख की बात आई। और श्रवा का मतलब होता है सुनना, आंख से सुनने वाला। श्रवा, श्रवा का मतलब यहाँ पर हुआ सुनना। तो चक्षु श्रवा, चक्षु से सुनता है जो, या चक्षु से सुनने वाला, अपनी आंखों से सुनने वाला, अपनी आंखों से सुनने वाला सांप। कान थोड़ी होते हैं सांप से, नहीं होते हैं। चक्षुश्रवा सांप, इसी विशेष की तरफ चलाइए। विशेष हो गया ना, ये खुद ही अपने में विशेष हो गया, तो विशेषता ही बताई इसने, ये खुद ही विशेष हो गया, तो विशेष होने पर ये जाएगा बहुव्रीहि समास में। अलग ही बता रहा है, चक्षुश्रवा, चक्षु से सुनने वाला। अनंत की बात आई है, अनंत, अ पहले ही लग गया, पूर्व पद क्या है? अ। अनादि, अनादर, नास्तिक, जो पूर्व पद में जब नहीं लग जाता है, ना लग जाता है, तो किस में जाएगा? हालांकि होने को तो नन तत्पुरुष समास होना चाहिए, लेकिन नन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। बट नन जो आया था वो आया किस में था? कर्म धारय में आया था, तत्पुरुष में आया था, द्विगु या द्वंद्व में आया था, किसमें आया था? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया था, नन तत्पुरुष समास नहीं। अनंत, अन जिसका अंत ही नहीं है, अन, अंत, अन का मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए इसमें उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या बताएंगे? उपसर्ग अन है इसमें, ठीक है। अन का मतलब क्या होता है? नहीं, ये संस्कृत का है। एक शब्द से कई तरह से सवाल हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, एक ही शब्द से। तो हालांकि हमसे पूछा क्या जा रहा है? अनंत, अनंत में समास कौन सा बताएंगे? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष में भी बात आ जाएगी नन तत्पुरुष समास की। अगला देखें, कपड़े लत्ते, जैसा कि कल बताया गया था क्लास में, बाल बच्चे, सेठ साहूकार, लेन देन, वही आ गया है कपड़े लत्ते, बहुवचन में प्रयोग में किया गया। तो ये किसकी पहचान बता रहे हैं? कर्मधारय तो नहीं है, विशेषण विशेषण यहाँ पे नहीं है, द्विगु भी नहीं है, संख्यावाची नहीं है कोई पूर्व पद का, द्वंद और एक है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में भी मुझे तो नहीं लग रहा है भाई कोई सा है इसमें, कपड़े और लत्ते। तो कपड़े और लत्ते, इसमें जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। अगला देखें, अष्टांग, अष्टांग, इसमें संधि फिर वही वाली बात आज इसमें भी आ जाए, जाहिर सी बात है, वो दीर्घ संधि होगा, स्वर संधि होगा। तोड़ लीजिए, अष्ट और अंग, अंग कितने हैं? अष्ट, अष्ट का मतलब 8, पूर्व पद संख्यावाची है। अष्टांग, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व नहीं जाएंगे, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, द्विगु समास, जाहिर सी बात। पूर्व पद जहां भी प्रधान हो जाएगा, जो पहला जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होने पर कौन सा समास? सीधा सीधा द्विगु समास हो जाएगा। अष्ट अंग, अंग कितने हैं? अष्ट है, 8 है, ऐसी बात है, कौन सा समास है? अव्यय, सॉरी, द्विगु समास है, क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची है। अगला देखें लास्ट,
मनोज, मनोज में अगर संधि देखी जाए तो ये आएगी विसर्ग संधि, इसमें गुण नहीं कहेंगे, गुण नहीं कहेंगे भाई, ठीक है। तो मनोज, मनोज की स्थिति क्या कहेंगे, वह जो मन से जन्म लेता है, वह जो मन से जन्म लेता है। तो ये हर कोई तो मन से जन्म नहीं लेता, यहाँ पर बात आ रही है कामदेव की। मनोज किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है भाई, ठीक है। तो मनोज बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष से आप किसी विशेष की तरफ चला गया, मन से जन्म लेने वाला, ठीक है, मन से जन्म लेने वाला हम कहेंगे तो ये जाएगा बहुव्रीहि समास में विशेष की तरफ चला गया, मनोज कामदेव। ठीक, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।